नमस्कारम, करें स्वीकार संजय पाल शौरान का। स्कूल व्याख्याता के ओल्ड पेपर को टॉपिक वाइज हम विश्लेषण कर रहे हैं, उनकी व्याख्या कर रहे हैं और इस श्रृंखला में यह वीडियो क्रमांक 4 है। इससे पहले 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। शुरुआत करते हैं। जो 2020 में परीक्षाएं हुई थी, 3 जनवरी को ग्रुप ए, 6 जनवरी को ग्रुप बी और 9 जनवरी को ग्रुप सी, इन परीक्षाओं में जो सवाल स्कूल मैनेजमेंट से पूछे गए वो हम यहां देख रहे हैं। कुछ टॉपिक हट गए हैं क्योंकि उस समय वो पाठ्यक्रम में थे, जैसे कस्तूरबा गांधी है, ज्ञान दर्शन, ज्ञान व्यानी तो खैर अभी है, वहां पर अलग था। कुछ अन्य टॉपिक भी हैं जैसे सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, मॉडल स्कूल हैं। ये टॉपिक हट गए हैं वर्तमान पाठ्यक्रम में, लेकिन 2020 में ये थे। तो हमने उन सवालों को नहीं लिया है जो पुराने पाठ्यक्रम में तो थे, लेकिन नए पाठ्यक्रम के अनुसार उनकी रेलेवेंसी, प्रासंगिकता नहीं रही है। इसका मतलब है चाहे वो मिलिट्री स्कूल हो, चाहे वो कस्तूरबा गांधी हो या अन्य कोई टॉपिक हो जो पाठ्यक्रम में वर्तमान में नहीं है, उन सवालों को हम नहीं ले रहे हैं, उनको हमने हटा दिया है। लेकिन आरटी पहले भी था, अब भी है। आरटी 2009 के अनुसार यदि कोई विद्यालय कैपिटेशन शुल्क लेता है तो उसके लिए क्या दंड दिए जाने का प्रावधान है कि यदि किसी विद्यालय ने एग्जाम, जो कहते हैं ना प्री एग्जाम के नाम पर, प्रवेश परीक्षा के नाम पर शुल्क लिया है या अन्य कोई शुल्क लिया है, तो उसे 10 गुना जो है वो दंड दिया जाएगा। लिए गए प्रति व्यक्ति शुल्क से के 10 गुना तक अर्थदंड। और यह उल्लेख है कौन सी धारा में? धारा 13 में इसका उल्लेख है। पिछले वीडियो में थोड़ा सा जो एक बात को लेकर संशय था कि जो अध्याय 4 है, जो सबसे बड़ा अध्याय है, जिसमें धारा 12 से लेकर धारा 28 तक है, तो इसी में ही है ये धारा 13। आने वाले क्वेश्चनों में हम ये भी देखेंगे कि अध्याय 4 का नाम क्या है। कौन सा शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के संदर्भ में सही नहीं है? या क्या पूछा है कि सही नहीं है। अब देखते हैं। अब देखिए साहब, कुल मिलाकर 39 धाराएं हैं आरटी में और आपको 39 की 39 ही याद कर लेनी चाहिए, क्योंकि आरटी से हर परीक्षा में 2-3 सवाल पूछे जा रहे हैं। सीधे सवाल हैं, इनको थोड़ा सा मेहनत करके याद कर लीजिए। अध्यायों में बटे हुए हैं। जब हम टॉपिक वाइज शैक्षिक प्रबंधन शुरू करेंगे तो यह भी करवाया जाएगा। भाग 17, बच्चों की दंड से रक्षा करना, सही है ये। वहां जब हम बात करते हैं ना देश के संविधान की, तो वहां अनुच्छेद 17 जो है वो छुआछूत का निषेध करता है। और यहां कह रहा है कि बच्चों को दंड नहीं देना है। और दंड भी 2 प्रकार का, आप शारीरिक भी नहीं दे सकते, शारीरिक, और मानसिक प्रताड़ना भी नहीं कर सकते हैं साहब। मानसिक प्रताड़ना, इन दोनों का निषेध किया गया है, इन दोनों को प्रतिबंधित किया गया है धारा 19 आरटी। और धारा 19 कहां है? क्योंकि 12 से लेकर 28 तक ये जो धाराएं हैं, ये धाराएं किस में हैं? ये धाराएं अध्याय 4 में है। भाग 14, अब ये तो भाग या धारा एक ही बात है, इसे समझने की आवश्यकता है। प्रति व्यक्ति शुल्क संग्रह का निषेध करता है। अभी इससे ठीक पहले वाले सवाल में हमने कहा था, यदि कोई विद्यालय अभिभावक से, माता पिता से किसी भी प्रकार का शुल्क वसूल करता है, तो जो शुल्क वसूला गया है उससे 10 गुना अर्थदंड उस विद्यालय पर लगाया जाएगा। और अभी मैंने कहा इसका उल्लेख किसमें है? इसका उल्लेख है धारा 13 में। तो फिर धारा 14 में क्या है? धारा 14 में है आयु का सबूत, कि विद्यार्थी की, बालक की आयु कितनी है, इसका सबूत देना होगा। और यदि कोई अभिभावक या माता पिता
इसका सबूत नहीं दे पाते हैं तो उन्हें प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता। ये धारा 14 है। धारा 14 या भाग 21 विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रावधान करता है, सही बात है। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि धारा 22 किससे संबंधित है? विद्यालय विकास योजना। धारा 28 या भाग 28 ये किससे संबंधित है? शिक्षकों के निजी ट्यूशन को निषेध करना, अर्थात जो गवर्नमेंट टीचर हैं वो ट्यूशन नहीं कर सकते, प्राइवेट ट्यूशन नहीं कर सकते, इसका निषेध करता है आरटी अधिनियम की धारा कौन सी? 28। अगला क्वेश्चन, कौन सा हेनरी फेयोल द्वारा दिए गए प्रबंधन के कार्य में समाहित नहीं है? बहुत सीधा सा सवाल है। हेनरी फेयोल ने प्रबंधन के 5 कार्य प्रमुख रूप से माने हैं, जिन्हें POCCC के रूप में जाना जाता है। P का मतलब है प्लानिंग, अर्थात योजना बनाना, इसका मतलब ये तो है। O का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात संगठन, इसका मतलब है ये भी है। C का मतलब है कमांड, कमांड का मतलब आदेश, समादेश, एक ही बात है ये, आदेश या समादेश, इसका मतलब ये भी है। अगले C का मतलब है कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है समन्वय। और अंतिम C का मतलब है कंट्रोल, कंट्रोल का मतलब है नियंत्रण। ये हेनरी फेयोल के प्रबंधन के 5 कार्य हैं। पूछा गया है कौन सा उसमें समाहित नहीं है, तो बजट निर्माण जो है वह समाहित नहीं है हेनरी फेयोल के प्रबंधन के 5 कार्य में। अब पूछा जा सकता है, आपको दिया जा सकता है कि हेनरी फेयोल द्वारा प्रबंधन के कार्य बताए गए हैं। अब ये CCC दे दिया और चौथा C और कोई दे दिया आपको, और उससे पूछ लिया कि कौन सा C नहीं है। कोई 3 देकर चौथा पूछा जा सकता है, जैसे यहां 3 तो दे दिए, चौथा आपको अलग दे दिया। अगला क्वेश्चन, विद्यालय एवं अध्यापक शिक्षा की योजना का निर्माण, उसका क्रियान्वयन और मूल्यांकन के लिए सर्वोच्च शैक्षिक संगठन राजस्थान में पूछा है, तो सही जवाब होगा SIERT, और इसी का नाम बदलकर अब RSCERT हो गया है, एक ही बात है ये। अगला, सीरट SIERT उदयपुर के द्वारा डाइट रैंकिंग 2017 के अनुसार कौन सी डाइट प्रथम स्थान पर है? इसका मतलब है कि जो डाइट हैं, कुल मिलाकर कितनी डाइट हैं? 33 हैं वर्तमान में। और डाइट की रैंकिंग कौन जारी करता है? RSCERT या SICERT। इसमें 17 में कौन हुआ 1 नंबर पर? 1 नंबर पर हुआ डाइट नागौर, जो है वो प्रथम स्थान पर रहा। अगला क्वेश्चन, किस समिति की अनुशंसा के आधार पर SIERT उदयपुर की स्थापना की गई? बहुत सरल सवाल है, मेहरोत्रा समिति। कब स्थापना की गई? 11 नवंबर 1978 को। विद्यालय प्रबंधन के निम्नलिखित सिद्धांतों में कौन सा सेठ समूह सबसे अधिक उपयुक्त है? बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ा सा भ्रमित होने वाला भी मान सकते हो आप, ठीक है। आपको पूछा है कौन सा सेट अर्थात समूह जो ग्रुप है वो सबसे अधिक उपयुक्त है। देखो, अति संरचना, जहां पर भी अति होना उससे बचना चाहिए, क्योंकि बड़े बुजुर्ग कहते हैं अति सर्वत्र वर्जयते। इसका मतलब है ये 2 तो नहीं होंगे साहब। अब बात आई कि साहब सहयोग इसमें भी है, लचीलापन यहां है, देखो साहब यहां दृढ़ता है, एकदम रिजिड है, तो चाहे वो व्यक्ति का व्यवहार हो या कोई योजना हो, उसमें लचीलापन होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए कि कुछ
बेहतर को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना। तो सहयोग, समानता, लचीलापन और साझा उत्तरदायित्व, ये जो हैं विद्यालय प्रबंधन के सिद्धांतों में, इन विकल्पों में सर्वश्रेष्ठ विकल्प है। शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित है, कौन सा कार्य जो है वो शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित है? विद्यालय का संगठन है साहब, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कूल, गतिविधियों की योजना, जो गतिविधियां होंगी उनकी योजना बनाना, अर्थात जो एक्टिविटी होने वाली है उनकी प्लानिंग करना, ये भी है। प्रणाली तंत्र नियंत्रण, जो सिस्टम है उस पर एक कंट्रोल भी होना चाहिए। इसका मतलब है तीनों ही हैं, सभी विकल्प सही हैं। शैक्षिक संस्थाओं की दीर्घकालीन निर्णय योजना का सर्वाधिक प्रभावी, मोस्ट इफेक्टिव उपागम अर्थात अप्रोच किस पर आधारित होना चाहिए? भारी भरकम सवाल लग रहा है और इसमें आपको करना यह चाहिए कि सबसे पहले देखिए कि 6 विकल्प दिए गए हैं और इन 6 विकल्पों में से आपको हर विकल्प में 4 दिए गए हैं। इसका मतलब है इन 6 में से 2 विकल्पों को हटाना है। अब कौन से 2 विकल्प हटेंगे? 2 हट जाएं यदि। सबसे पहले देखिए, शैक्षिक प्रबंधन की क्या कर रहे हो आप? दीर्घकालीन निर्णय बना रहे हो। तो सबसे पहले देखो, स्पष्ट और साझा दृष्टि, एकदम क्लियर, और कहते हैं ना साझा दृष्टि, लोगों को साथ में लेते हुए और उसके आधार पर एक दृष्टि बनाई जाए। सही है साहब। तो एक किस किस में है? एक इन 2 में है। आर्थिक पक्ष पर बल देना, जो आर्थिक पक्ष है क्या उस पर बल दिया जाएगा? 1 मिनट इसको रोकते हैं। उपयुक्त प्रक्रिया का उपयोग, यहां उपयुक्त का मतलब होता है अप्रोप्रिएट, जो एक बेहतर प्रक्रिया है उसका उपयोग, सही जवाब है। परिपक्व टीम का उपयोग, जो मैच्योर टीम है, जो पूरी विषय वस्तु को अच्छे से समझे, तो इसका मतलब मैच्योरिटी होनी चाहिए, ये भी है। तो 1, 3 और 5 इन दोनों में है। देखिए 1, 3, 1, 3, 5। अब हमें देखना है कि साहब 2 और ये परिणामों के प्रति स्पष्ट प्रतिबद्धता या फिर परिणाम पर बल। सॉरी, बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस टॉपिक के माध्यम से आपको समझ में आएगी। परिणाम पर बल देना, इसका मतलब है आप रिजल्ट पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हो, उस पर बल दे रहे हो। जैसे विद्यार्थी इस बात पर बहुत बल देता है कि भाई मैं सफल हो जाऊं, मुझे सफलता मिलनी ही चाहिए, और इस बात को लेकर वो तनाव ले लेता है कि मुझे तो इस बार सफल होना ही होना है। ठीक है। दूसरा ये है कि परिणामों के प्रति एकदम क्लियर प्रतिबद्धता, अर्थात जो आपके रिजल्ट हैं उसको लेकर आप बहुत ज्यादा कमिटमेंट हैं, कमिटेड हैं, ये प्रतिबद्धता। तो इन दोनों में से कौन होगा बेहतर? इसे समझिए कि परिणामों के प्रति यदि आप एकदम क्लियर कमिटेड हैं, वो एक फिल्म आई थी ना सलमान खान की, जिसमें वो कहता है कि जब मैंने एक बार कमिटमेंट कर दिया तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। फिल्म का क्या नाम था? वांटेड। तो कहने का मतलब है आप जो रिजल्ट चाहते हो उस रिजल्ट के प्रति कमिटेड हो, अर्थात वह रिजल्ट कैसे आएगा, वह परिणाम कैसे मिलेगा, और कैसे मिलेगा इसका मतलब है उसको मिलने के कुछ तरीके हैं, कुछ मार्ग हैं। उस परिणाम तक पहुंचने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, वो विकल्पों को आप ढूंढोगे। और यहां क्या है कि आप केवल परिणाम पर बल दे रहे हो कि बस मुझे तो सफलता चाहिए, मुझे तो सफलता चाहिए। आप सफलता तक पहुंचने के जो मार्ग हैं, तरीके हैं, वेज हैं, उन पर गौर नहीं कर रहे हो। बस आपने तो ये कहा नहीं मुझे तो सफल होना है, मुझे सफल होना है, सफल नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और यहां क्या है कि वो वांछित परिणाम, जो आपका डिजायर गोल है,
जो आपका लक्ष्य है, जिस रिजल्ट को आप प्राप्त करना चाहते हो, उसके लिए क्या क्या करना है, यह सब शामिल होता है परिणामों के प्रति स्पष्ट प्रतिबद्धता में। इसका मतलब आज इस सवाल की व्याख्या के माध्यम से एक बात सीखने की कोशिश करें कि परिणाम पर बल नहीं देना है। आपने घर में पौधा लगाया, उससे आप सही समय पर पानी देंगे, उसको आप यदि सही समय पर खाद की जरूरत होगी वो देंगे, उसे सर्दी या गर्मी से जितना बचाना चाहिए था वो बचाएंगे, तो वह पौधा प्रबल संभावना है कि फल देगा। लेकिन आप केवल उस पौधे को देखो और ये सोचो कि भाई ये तो फल देना चाहिए, या जो भी पौधा लगाया है आपने, पेड़ लगाया है, तो कहने का मतलब है केवल ये सोचने से कि ये मेरे को आम देवे, पौधा आम देवे, ये पेड़ आम देवे, पेड़ आम देवे, उससे नहीं देगा। आम वो पेड़ देवे, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए आप उस पर फोकस कीजिए, उस पेड़ से अपने आप आम आएंगे। और कहा भी गया है, कौन सा, कि कहते हैं ना, वो कबीरदास जी का दोहा है कि माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। इसका मतलब है, प्लीज इस बात को समझिए, सफलता प्राप्त करने के लिए आपको पाठ्यक्रम को अच्छे से पढ़ना है, सफलता प्राप्त करने के लिए आपको पुराने वर्षों के प्रश्न पत्रों को अच्छे से पढ़ना है, सफलता प्राप्त करने के लिए आपको अपनी अध्ययन सामग्री को बहुत ही सावधानी के साथ चयन करना है, सफलता प्राप्त करने के लिए आपको अपनी अध्ययन सामग्री को वैज्ञानिक तरीके से पढ़ना है, सफलता प्राप्त करने के लिए आपको अपनी अध्ययन सामग्री का रिवीजन करना है, सफलता प्राप्त करने के लिए आपको जो अध्ययन सामग्री पढ़ी है उससे मूल्यांकन करना है, और सफलता प्राप्त करने के लिए आपको शांत चित्त और धैर्य के साथ अपनी परीक्षा में बेहतरीन परफॉर्मेंस करना है, बिना इस तनाव के कि परिणाम क्या आएगा। क्योंकि यदि आपने सही प्रक्रिया का पालन किया है तो निश्चित रूप से आज नहीं तो कल, इस परीक्षा में नहीं तो आने वाली परीक्षा में आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। इसलिए प्लीज परिणामों पर बल देना छोड़िए। वो परिणाम कैसे प्राप्त हो, इसके लिए मुझे क्या क्या करना है और क्या नहीं करना, इस बात पर फोकस कीजिए और इस बात पर जुट जाइए। इसका मतलब है ये 4 नंबर जो है वो नहीं होगा, सही आंसर ये है। और आर्थिक पक्ष पर बल देना ये भी साहब नहीं होगा, सही आंसर होगा 1, 3, 5 और 6। इस सवाल की व्याख्या, वीडियो को थोड़ा पीछे ले जाइए, 4-5 मिनट में बहुत गहरी और लाइफ चेंजिंग बात मैंने कही है। आप प्लीज फोकस इस पे कीजिए कि सफलता कैसे मिलेगी, मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। ठीक वैसे ही जैसे एक वृक्ष से आम के फल मिलने के लिए पूरे दिन ये बैठ के नहीं सोचना है आम आ जा, आम आ जा रहा, आम आ जा रहा, आम आ जा रहा। आप निर्धारित वैज्ञानिक मानक प्रक्रिया का पालन कीजिए, उसका ख्याल रखिए, जो भी तय तरीके हैं वो वृक्ष समय आने पर आम देगा। हां, धैर्य भी रखना पड़ेगा। वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट करके जरूर ध्यान दिलाएं। सॉरी, आरटी 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा के प्रवेश प्राप्त कोई बालक प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार होगा। कहां पर होगा? सभी प्रकार के विद्यालयों में 14 वर्ष तक, चाहे वो सरकारी विद्यालय हो गवर्नमेंट, या फिर वो प्राइवेट हो, चाहे निजी विद्यालय हो गवर्नमेंट विद्यालय हो, सब में 14 वर्ष तक विद्यालय प्राप्त करने का अधिकार है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा आरटी 2000 वर्णित समुचित सरकार के कर्तव्यों के अनुसार। अब ये देखिए, ये पूछ रहा हूं मैं, आपने पिछला वीडियो कितना ध्यान से देखा है, उस वीडियो में जो बताया गया वो कितना याद है, यह भी पता चलेगा। सवाल आपके सामने ये है, आरटी 2009 का कौन सा अध्याय समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्यों से संबंधित है? कौन सा अध्याय बताता है कि समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी
और माता पिता के कर्तव्य क्या हैं, कमेंट में बताएं। अब यहां पूछा है कि केंद्र सरकार का उत्तरदायित्व होगा, कौन कौन सा उत्तरदायित्व जो है केंद्रीय सरकार का होगा। आधारभूत ढांचा, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण और मानकों को विकसित करना, यही है साहब। जो टीचर्स हैं उनके लिए ट्रेनिंग के लिए स्टैंडर्ड को डेवलप करना और उन्हें अप्लाई करना, ये जो है वो समुचित सरकार का उत्तरदायित्व है। और धारा 8 में ये कहा गया है, कौन से अध्याय की है ये धारा 8? अध्याय 3 की। धारा 9 क्या कहती है? स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य। धारा 10 क्या कहती है? माता पिता के कर्तव्य। धारा 8, 9 और 10 ये तीनों अध्याय 3 में हैं। और अध्याय 3 का क्या नाम है? समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्य। आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार अध्यापकों द्वारा निम्न में से कौन सा उत्तरदायित्व पूरा नहीं किया जाना है? प्रत्येक बालक की अधिगम सीखने की क्षमता का आकलन करना। ये किस में आएगा? ये आएगा विद्यालयों एवं शिक्षकों के उत्तरदायित्व, जो है अध्याय संख्या 4, जो शुरू होता है धारा 12 से लेकर 28 तक। यही अध्याय आरटी का सबसे बड़ा अध्याय है, अध्याय 4। विनिर्दिष्ट समय के भीतर संपूर्ण पाठ्यक्रम पूरा करना, यह भी इसी में आएगा। अध्याय 4 की बात चल रही है यहाँ। माता पिता और अध्यापकों से नियमित बैठक करना, यह भी इसी में है। लेकिन शैक्षिक कैलेंडर पंचांग का विनिश्चय करना, यह कार्य शिक्षकों का, अध्यापकों का नहीं है। आरटी के संबंध में सही नहीं है। इसका खंड 26, अब देखिए खंड कहें, धारा कहें, भाग कहें, अलग अलग परीक्षा में अलग अलग शब्दों को चुना गया है, लेकिन जब आरटी की बात होगी तो इनका एक ही अर्थ है। खंड 26 सही बात है साहब, विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्तियों को भरने से संबंधित है, सही बात है। राजस्थान में भी स्कूल व्याख्याता के हजारों पद खाली हैं और प्रबल संभावना है आने वाले कुछ समय में स्कूल व्याख्याता की बड़ी भर्ती आपको देखने को मिले। माना यह जा रहा है कि 35-40 हजार जो पोस्ट हैं वो खाली होने को हैं, कुछ खाली हो चुकी हैं। तो ये जो हम शैक्षिक प्रबंधन करवा रहे हैं, जो स्कूल व्याख्याता के जीके जीएस का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, किस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं आप देख पा रहे हो। इसका मतलब है एजुकेशन मैनेजमेंट के 8-10 सवालों को आप यदि ठीक ढंग से तैयारी कर लोगे तो अधिकतम सवाल सही करने की स्थिति में होंगे आप। धारा 26 सही बात है साहब। जो खंड 28 है, धारा 28, शिक्षकों द्वारा निजी तंत्र को, प्राइवेट जो तंत्र है आपका, उसको प्रतिबंधित करता है। अब आपको गुरुजी वो तो मिठाई को नहीं, यहाँ लो तो कोई शब्द ही को नहीं, कोई बात नहीं साहब। अध्याय 3 पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंधित। मैंने अपने 2 वीडियो में अध्याय 3 के बारे में कम से कम 4 बार आपको बता दिया है कि जो अध्याय 3 है वो समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्य से संबंधित है, पाठ्यक्रम व मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। इसका मतलब है यही इसका आंसर होगा। अध्याय 6 जो है वो बच्चों के अधिकारों के संरक्षण से संबंधित है, कि बच्चों के जो अधिकार हैं आरटी में जो वर्णित है उनका संरक्षण किस प्रकार से हो। तो इसका मतलब है ये जो खंड 28 है ना, ये निजी तंत्र को प्रतिबंधित करता है। इसका मतलब है अध्यापक कोई प्राइवेट तंत्र अर्थात प्राइवेट ट्यूशन वगैरह नहीं कर सकता, ये भी सही हो जाता है। पोस्ट गौरव का सूत्र निम्न में से किसने दिया? बहुत अच्छा सवाल है। पोस्ट गौरव का किसने दिया था? लूथर, गुलिक और ओरविक ने दिया था 1937 ईस्वी में। इसे नोट कर ले में 1937 ईस्वी में पेपर ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, अर्थात ये एक पेपर पब्लिश किया और उस पेपर पब्लिश में पोस्ट गौरव की जो पूरी ये अवधारणा रखी गई। आगे सवाल में हम इस पोस्ट गौरव के एक एक जो अल्फाबेट है उसका क्या अर्थ है वो भी देखेंगे।
राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार एसएमसी के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है, कि एसएमसी जो है उसके बारे में क्या सही नहीं है। विद्यालय प्रबंधन समिति के सभी सदस्यों को मतदान का समान अधिकार है। किसी मुद्दे के समर्थन एवं विरोध में समान वोट होने पर बैठक के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा। यह विद्यालय के विभिन्न क्रियाकलापों को मॉनिटर करता है। विद्यालय प्रबंधन समिति को विद्यालय में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के नामांकन व सुविधाओं को मॉनिटर करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए इतना बड़ा सवाल, अब पढ़ते पढ़ते क्या है, बहुत साइंटिफिक फैक्ट है ये, कि आप यहां तक आते आते थक जाते हो और कुछ विद्यार्थियों को ये जो नहीं है नोट, ये नोट ये नहीं दिखाई देता, और यही इसका आंसर है। क्योंकि विद्यालय प्रबंधन समिति जो विशेष आवश्यकता वाले स्पेशल नीडी हैं, स्पेशल एबल्ड पर्सन हैं, दिव्यांग विद्यार्थी हैं, उनके नामांकन और सुविधाओं की मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता को महसूस करता है। इसका मतलब है, इसीलिए मैं कहता हूं हर सवाल को रेस्पेक्ट दीजिए, हर सवाल के हर शब्द को रेस्पेक्ट दीजिए। जिसने ये नहीं पढ़ा ना, नहीं को जिसने नहीं पढ़ा उसके सवाल गलत हो सकता है, ये इसका जवाब है। आरटी 2009 के किस अध्याय में विद्यालय एवं शिक्षकों की जिम्मेवारियों का वर्णन है? सीधा जवाब है अध्याय 4। अध्याय 3 आपको बता चुका हूं, समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्य। जो अध्याय 1 है ना, वो अध्याय 1 यह बताता है कि संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ, ये उल्लेख है अध्याय 1 में। और अध्याय 2 जो है उसका नाम है निशुल्क एवं अनिवार्य अधिकार। ये अध्याय 2 का नाम है निशुल्क एवं अनिवार्य अधिकार। अगला क्वेश्चन, कौन सा विभाग SIERT उदयपुर में नहीं है? वर्तमान में 6 विभाग हैं, लेकिन स्त्री अध्ययन विभाग जैसा कोई विभाग सीरेट में या RSCERT इसमें नहीं है। एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, 6 विभागों में से एक विभाग है सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, या इसको प्रभाग भी कहते हैं, एक ही बात है, वो विभाग प्रभाग डिपार्टमेंट है। मूल बात ये है, ये अजमेर में है। ये कहाँ है? अजमेर में। और जो दीक्षा राइज है ना, उसके संचालन का कार्य भी यही करता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के संदर्भ में एसएमसी की कार्यकारिणी समिति का सदस्य सचिव, कार्यकारिणी समिति का सदस्य सचिव कौन होता है? स्पष्ट उल्लेख है, प्रधानाध्यापक या संस्था जो प्रधान है वो होता है। आरटी 2009 के किस भाग को बच्चों के लिए निशुल्क कानून 2009 द्वारा संशोधित किया गया? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। 2019 में संशोधन हुआ है, और संशोधन हुआ है धारा 16 में, और उसमें भी एक नहीं, 16(1), ऐसे 16(2), 16(3), 16(4), 4 संशोधन जो हैं वो इस धारा 16 में किए गए हैं। धारा 17 पिछले वीडियो में हमने बात की थी। 17 का मतलब खतरा। खतरा किससे है? बच्चों को शारीरिक आप पिटाई नहीं कर सकते हो और मानसिक प्रताड़ना भी नहीं कर सकते हो। धारा 15 जो है, और धारा 14 क्या कहती है? आयु का सबूत, और आयु का सबूत। और धारा 15 क्या कहती है? प्रवेश से आप इनकार नहीं कर सकते साहब, प्रवेश से इनकार की मनाही थे नाट कौन सा कोट आप भरने का नाम इन एडमिशन कौन देवा। अगला क्वेश्चन, आरटी का राजस्थान में क्या नाम है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। एक बात याद कर लीजिए, 1 अप्रैल 2010 को तो आरटी पूरे भारत में लागू हुआ, जम्मू कश्मीर वगैरह को छोड़ के, लेकिन राजस्थान में जो इसका नाम है ना, वो 2011 से संबंधित है। अब 11 केवल इसमें है, लेकिन पूरा नाम ये है
राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम है, कई जगह नियमावली ये मिलता है, लेकिन इसका नाम यही है 2011 वाला। अगला क्वेश्चन, कौन सा कार्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का नहीं है? 4 कार्य दे रखे हैं, एक नहीं है साहब। कक्षा 9 से 12 तक की पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण करना, उनकी प्रिंटिंग करना, पिछले वीडियो में हमने बात की थी। राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड ये कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक की किताबों को प्रिंट करता है और डिस्ट्रीब्यूट भी करता है। ये तो हो गया कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का कार्य नहीं है, लेकिन ये जो बाकी 3 विकल्प हैं ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कार्य हैं, इनको भी आप याद कर लीजिए। अब कक्षा 9 से लेकर 12 तक पाठ्यक्रम विकसित करने का कार्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का है, तो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि फिर कक्षा 1 से लेकर 8 तक की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण किसके द्वारा किया जाता रहा है? बताएं। कौन सी एक प्रबंधन की प्रकृति नहीं है? प्रबंधन एक कला है, प्रबंधन सामाजिक जिम्मेदारी है, प्रबंधन सामूहिक प्रक्रिया है, लेकिन साहब प्रबंधन कोई फिजिकल साइंस थोड़ी है, फिजिक्स थोड़ी है, भौतिकी नहीं, ऐसा नहीं, ये प्रकृति नहीं है। शैक्षिक प्रबंधन वह के लिए लूथर गुलिक द्वारा प्रदत्त पोस्ट कोर में डी का क्या अर्थ है? POSTCORE ये 2 नहीं है, CO एक ही है। P का मतलब हो गया प्लानिंग, O का मतलब हो गया ऑर्गेनाइजेशन, S का मतलब हो गया स्टाफिंग, D का मतलब हो गया डायरेक्शन निर्देशन, CO का मतलब कोऑर्डिनेशन, R का मतलब है रिपोर्टिंग, B का मतलब बजटिंग, बजट। तो अब पोस्ट कोर में जो D है, D का मतलब डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब हो गया निर्देशन, P का मतलब प्लानिंग, O का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, S का मतलब स्टाफिंग स्टाफिंग, D का मतलब डायरेक्शन निर्देश, CO का मतलब कोऑर्डिनेशन समन्वय, R का मतलब रिपोर्टिंग रिपोर्ट करना, B का मतलब बजटिंग बजट। ये पोस्ट कोर के एक एक लेटर का फुल फॉर्म है, याद कर लीजिएगा। सवाल कई बार पूछा जाता है, सेकंड ग्रेड में भी पूछा जाता है, SST में। राजस्थान के संदर्भ में RTI नियमों का सही नाम, क्वेश्चन रिपीट हो गया, कहां पर है 2011, ये रहा। और वैसे क्या नाम है? राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम। क्वेश्चन पर्याप्त रिपीट हुए हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के संगठनात्मक ढांचे में राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्यों की संख्या 17। ये सारे सवाल 2020 की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात है, और यही सवाल इस बार रिपीट हुआ है। तो कहने का मतलब है पुराने प्रश्न पत्रों को आप याद कर लेते हो तो उसके बहुत सारे लाभ हैं। सबसे पहला लाभ तो यदि कोई क्वेश्चन रिपीट हो गया वो आपका 100% सही होगा। पुराने प्रश्न पत्रों को, क्वेश्चनों को जब आप देखते हो, उनको समझते हो, उन पर एक समझ विकसित करते हो, तो आप अटरम सटरम पटरम चटरम मटरम फालतू की अनावश्यक चीजों को पढ़ने से बचते हो। आपकी धीरे धीरे ये समझ डेवलप होने लगती है कि पाठ्यक्रम में ये था, पुराने प्रश्न पत्र में ये आया है, अब ये पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है। ये है साइंटिफिक तरीके से तैयारी करने का एक बहुत बड़ा मानक तरीका, जिसको आपको फॉलो करना चाहिए। और ये जो वीडियो के माध्यम से हम आधे आधे पौन घंटे के वीडियो बना रहे हैं, हो सकता है हम सीधे टॉपिक शुरू करवा देते, सीधे ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पढ़ाने लग जाते, या फिर सीधे ही हम प्रबंधन की शैलियां पढ़ाने लग जाते, या संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन। लेकिन नहीं, मूल कहानी ये है कि आप जब पुराने वर्षों के प्रश्न पत्रों को बहुत गहराई से देखते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही सेंट्रिक और इंपैक्टफुल होती है, इफेक्टफुल होती है, जो रिजल्ट लेके आती है। और इस काम को हम बहुत ही ईमानदारी और शिद्दत के साथ कर रहे हैं। इसलिए आपका भी मैं आग्रह करता हूं कि वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, और वीडियो पर आपकी प्रतिक्रियाएं आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, जिससे हम और बेहतर करने के लिए अभिप्रेरित हों। सीधे सवाल रिपीट हो रहे हैं, ये सारे सवाल जो हम
आज के इस वीडियो में आपसे चर्चा कर रहे हैं। ये सभी सवाल 3 जनवरी, 6 जनवरी, 9 जनवरी, अगस्त 2020 और दिसंबर 2020 में जो स्कूल व्याख्याताओं की परीक्षा हुई थी, उन 5 पेपरों के ये सवाल हैं। और ये सवाल, इनमें से बहुत सारे सवाल रिपीट हुए हैं 2022 की परीक्षाओं में। कौन से दिन, माह एवं वर्ष को SIERT को RSCERT में पुनर्गठन किया गया? अच्छा सवाल है। सही जवाब है 14 अगस्त 2018 को SIERT का नया नाम हो गया RSCERT। इसकी स्थापना कब हुई थी? 11 नवंबर 1978। किस समिति की सिफारिश पर? मेहरोत्रा कमेटी की सिफारिश पर। आरटी की कौन सी धारा यह दर्शाती है कि प्रत्येक माता पिता संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह आसपास के विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपनी संतान को भेजे? देखिए, 2-3 बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्रावधान किया गया। बहुत अच्छा सवाल है। कौन से अनुच्छेद के तहत 6 से 14 तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद आपके सामने है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद है। इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच, यह बहुत बड़ी अवधारणा है जिस पर नई शिक्षा नीति ने जोर दिया है। यशपाल कमेटी ने जिस पर जोर दिया था कि आप एक से अधिक विषयों के बीच सह संबंध को स्थापित करते हुए विद्यालयों को शिक्षा दीजिए। इतिहास यदि आप स्टूडेंट को पढ़ा रहे हो तो उसमें भूगोल का ज्ञान किस प्रकार से विद्यार्थी के लिए उपयोगी हो सकता है, इसको समझाइए। कि मान लीजिए पश्चिम एशिया से बहुत सारे आक्रमणकारी भारत में आए, तो वो कौन सी परिस्थितियां थी कि पश्चिमी एशिया से आक्रमणकारी भारत आ रहे हैं, लेकिन आप देखोगे कि ये जो भारत का पूर्वी क्षेत्र है जिसमें बंगाल का इलाका है, उससे आगे कहीं नहीं जा पाए। इसका मतलब है कि भौगोलिक परिस्थितियां भी इतिहास को निर्मित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। एक शिक्षक जब विद्यार्थी को इतिहास पढ़ाए तो उसके साथ भूगोल की जानकारी भी उसको दे, और इतिहास और भूगोल इन दोनों के बीच अंतः संबंध, एक को रिलेशन स्थापित करते हुए पढ़ाए। मगध साम्राज्य का जब विकास होता है पाटलिपुत्र के नेतृत्व में, तो आप देखोगे मगध साम्राज्य से पहले 16 महाजनपद थे, लेकिन उन 16 महाजनपदों में आगे चलकर एक महाजनपद सबसे महत्वपूर्ण हो गया, मगध का जो महाजनपद है। तो मगध साम्राज्य के विकसित होने में वो कौन सी परिस्थितियां थी जो बाकी जो 15 महाजनपद हैं उनके पास नहीं थी? उनके पास हाथी थे, लोह के अस्त्र शस्त्र थे, जमीन थी। इसका मतलब है इतिहास को निर्माण करने में आर्थिक तंत्र की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, आर्थिक परिस्थितियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती हैं। यह है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, अंतः विषयक दृष्टिकोण, जहां आप एक विषय को पढ़ने या पढ़ाने के दौरान बाकी विषयों का सह संबंध उस विषय के साथ स्थापित करते हुए विद्यार्थियों को टीचिंग करवाते हैं। अब ये सवाल है, अब पूछा है कि साहब 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? यदि आपने पॉलिटिकल को और वहां के नीति निर्देशक तत्वों को, नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में है? भाग 4 में है। कौन कौन से अनुच्छेद है नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित? 36 से 51 ये नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित अनुच्छेद हैं। और अनुच्छेद 44, थोड़ा सा भी आपको ध्यान हो तो ये है समान नागरिक संहिता, कॉमन सिविल कोड। कुछ विद्यार्थियों को लग रहा होगा कि सर वीडियो 20-25 मिनट का ही होता तो बढ़िया था, वीडियो जो है थोड़ा लंबा हो गया। प्लीज इस बात को समझिए, बनाने को हम इनके 2 वीडियो बना दें, लेकिन जो रिदम में बात कही जा रही है उसको थोड़ा सा समझिए। तो समान नागरिक संहिता, कॉमन सिविल कोड, ये 48वां जो अनुच्छेद है
भारतीय संविधान का जो नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है वो है कृषि एवं कृषि पशुपालन से संबंधित। अनुच्छेद 50 जो है, अनुच्छेद 50 वो क्या कहता है? कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, इन दोनों को सेपरेट होना चाहिए। तो बचा क्या? 21 से। इस सवाल को हल करने के दौरान यदि आपको राजनीतिक विज्ञान या भारत के नीति निर्देशक तत्वों की थोड़ी सी भी समझ थी तो इस सवाल में कम से कम ये कि ये जो 44वां है ये तो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि बहुत ही प्रचलित अनुच्छेद है। इस पर बहुत सारे विवाद भी हुए हैं कि कॉमन सिविल कोड अभी तक भारत में लागू नहीं हुआ है। गोवा ने कॉमन सिविल कोड की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है, लेकिन पूरे भारत में समान नागरिक संहिता हो, कभी इस पर आगे भविष्य में बात करेंगे क्या होता है समान नागरिक संहिता। लेकिन ये जवाब तो ये था आज की क्लास। और हमने इसमें ये जो 2 पेपर हुए थे ना, 4 अक्टूबर वाले और 14 अगस्त वाले, इनको भी हमने वीडियो नंबर 4 में ही शामिल कर लिया है। यहां बहुत महत्वपूर्ण बात है वो समझने वाली है। 4 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। कुल मिलाकर यदि आप चारों वीडियो को देखोगे 2.5-3 घंटे की क्लास हुई है और इसमें हमने पाठ्यक्रम को बहुत गहराई से विश्लेषण किया है और उसके साथ साथ पुराने वर्षों के प्रश्न पत्रों को भी बहुत गहराई से विश्लेषण किया है। वे विद्यार्थी जो इस वीडियो को अंत तक देख रहे हैं, एक सवाल पूछ रहा हूं। करंट जो आती है, आज मैं थोड़ा बहुत गंभीरता से विश्लेषण कर रहा था, जो 2022 की परीक्षाएं हुई हैं उसमें करंट और राजस्थान का भूगोल, इनसे बहुत ज्यादा सवाल पूछे गए हैं। करंट में सामान्यतः 10 सवाल पूछे जाते थे, कुछ परीक्षाओं में 12-13 तक सवाल पूछे गए हैं। और ज्योग्राफी के सवाल को यदि जोड़ दें, और ज्योग्राफी कौन सी? केवल राजस्थान का भूगोल। हालांकि नए जिलों के निर्माण से कुछ नई चीजें पढ़ने के लिए हमें मिलेंगी, वो आने वाले समय की बात है, लेकिन राजस्थान भूगोल और करंट इन दोनों को मिलाकर लगभग 20 से लेकर 25 सवाल जो परीक्षाएं हुई हैं 12 अक्टूबर को, 10 अक्टूबर को, 15 अक्टूबर को, फिर उसके बाद भी जो संस्कृत विभाग की परीक्षा हुई 15 नवंबर को, उसमें जम के सवाल पूछे गए। 22, 23, 24 तक सवाल पूछे गए करंट और राजस्थान भूगोल से संबंधित। तो मेरा यह विचार है कि जो अगला वीडियो आए आपके लिए वो क्यों न करंट को समर्पित हो, कि करंट में क्या पूछा जा रहा है। हालांकि इसमें समझाने वाली कोई बहुत बड़ी गणित नहीं है, लेकिन करंट में आप जब पढ़ते हो तो कुछ भी पढ़ लो, क्योंकि हर चीज आपको नहीं लगती है, हर दिन कुछ ना कुछ घटित होता है। तो करंट को लेकर भी मुझे लगता है 1 या 2 वीडियो में आपको यह समझाया जाए कि साहब ये सवाल पूछा गया, इसके पीछे ये लॉजिक रहा होगा। तो मुझे लगता है आपके लिए करंट पढ़ना थोड़ा आसान हो जाएगा। क्या हम करंट पर भी इस प्रकार से 1-2 वीडियो आपके लिए लेकर आए? आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी। वीडियो को अंत तक देखा इसके लिए आपका आभार। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।